हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम फॉर लेक्चर नंबर 4 सॉल्यूशंस चैप्टर का। शुरू करते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि सॉल्यूशन पार्ट खत्म हो गया, कॉलिगेटिव आगे का पार्ट है, पर पहले सॉल्यूशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और एक हैबिट लगा लेंगे कि जब भी किसी चैप्टर का न्यूमेरिकल शुरू करेंगे उसके पहले जितना पढ़ा है ना उसके फॉर्मूले का लिस्ट बनाएंगे। अभी आपको क्या करना है पता है? एक पेज आपके नोटबुक में ऐसा लेना है जिसमें सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। आज जितना फॉर्मूला बनाऊंगा, बताऊंगा, लिखवाऊंगा, उसके बाद अगर पेज खाली रह गया तो भी उसके नीचे लिखना नहीं शुरू करना। चैप्टर में आगे आगे जब जब फॉर्मूला सिखाऊंगा वो सारे फॉर्मूले उसी पेज में लिखते जाइएगा, ताकि आपके पास एंड ऑफ द चैप्टर में फॉर्मूले का लिस्ट मिलेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूले ऐसे होंगे जो 11 से कनेक्टेड होंगे, यहाँ काम आए या नहीं आए, पर मैं लिखवा रहा हूँ क्योंकि कभी कभी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, तो रिस्क नहीं लेंगे हम। मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी इज N2 अपॉन Vs। Vs इज मेजर्ड इन dm³ और लीटर। यहाँ पे और के बदले आप ऑब्लिक डाल सकते हो, पर जब खुद पढ़ोगे 2-4 दिन के बाद तो ऐसा लगेगा dm³ अपॉन लीटर, तो और शब्द लिखना ज्यादा सही रहेगा। ऐसा कुछ लिखेगा मत, ठीक है? ऐसा कुछ मतलब अपॉन मत लिखिएगा गलती से। ये मोलैरिटी है। सेकेंड, मोलैरिटी। आपको फर्क समझ में आ रहा है? एक कैपिटल एम है, एक स्मॉल एम है। मोलैरिटी इज N2 अपॉन W1 मेजर्ड इन kg। क्या मेजर्ड इन kg? जिसके बाजू में लिखा है वो, जैसे W1 मेजर्ड इन kg, Vs इज मेजर्ड इन dm³ और लीटर। मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, समझो x2 निकाल रहे हो। या एक काम करते हैं, पहले नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लिखते हैं। हमने 11th में सीखा हुआ, फिर भी एक बार लिख लेते हैं। n इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला, x2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। पांचवा फॉर्मूला x1 आ जाएगा। क्या आएगा? x1 इज इक्वल टू N1, यहाँ पे N1 आएगा ना, बोला मैंने N1, गलती से N2 लिख दिया। N1 अपॉन N1 प्लस N2। मैं तो चाहता हूँ जब जब मैं बोलूँ x1 इज इक्वल टू, तब आप मेरे साथ में या मेरे पहले फॉर्मूला बताएं फटाफट, ताकि आप और कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। छठवां पॉइंट, अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। और फिर इसके हिसाब से हम लोग, अगर x1 चाहिए तो x2 को उधर भेज देते हैं, x2 चाहिए तो x1 को उधर भेज देते हैं। ठीक है। यहाँ तक के जो भी फॉर्मूले सीखे वो 11th में सीखे हुए। सातवां फॉर्मूला, हेनरीज लॉ वाला, क्या है? सोल्यूबिलिटी इज इक्वल टू KH इंटू P। और इस पे से ही हम लोग क्या निकाल सकते हैं? और क्या निकाल सकते हैं? KH इज इक्वल टू, है ना, निकाला जा सकता है ना, KH इज इक्वल टू S अपॉन P। ठीक है। और आठवां फॉर्मूला, राउल्ट्स लॉ, PT इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है क्या? PT इज इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। और ये किसके लिए? वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। नॉन वोलेटाइल में ये वाला हिस्सा नहीं आएगा। PT इज इक्वल टू P1 नॉट x1 लिख लीजिए। ये 8 के 8 फॉर्मूले लिख लो, फिर आगे चलते हैं। या एक काम करो, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। ये 8वां जो फॉर्मूला है फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। और नॉन वोलेटाइल में ये वाला टर्म उड़ा दो और ब्रैकेट में लिखो फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कितना लिखोगे? 9वां फॉर्मूला क्या लिखोगे? PT इज इक्वल टू P1 नॉट x1, खत्म। ब्रैकेट में लिखोगे फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट P2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, एक सुंदर सा न्यूमेरिकल तो एक भी दिया हुआ नहीं है यार इसका। ठीक है, फिर आगे कभी तो बात करेंगे। इसके न्यूमेरिकल दिए हुए नहीं है अनसॉल्व वाले, आगे कभी बात करेंगे। ठीक है, सो नो नीड टू वरी, ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है।
चलो फॉर्मूले लिस्ट तो बनी कम से कम इसके मदद से। चले अनसॉल्व वाला न्यूमेरिकल इस चैप्टर के एंड में सॉल्व करेंगे, सो डोंट वरी, कहीं ना कहीं से लेके आएंगे न्यूमेरिकल्स। चलो जी, अभी क्या पढ़ने वाले हैं फिर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चैप्टर का सेकेंड पार्ट चालू हो गया बच्चों, सॉल्यूशंस खत्म। सॉल्यूशन वैसे छोटा पार्ट था इसलिए फटाक से हो गया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब तो आपको पता ही है। कॉलिगेटिव शब्द का अर्थ है, कॉलिगेटिव शब्द का अर्थ है, कॉलिगेटिव शब्द है कॉलिगेटस से, कॉलिगेटस यानी एग्रीगेटेड, एग्रीगेटेड मतलब एक साथ में लिया हुआ। मतलब क्या बताता हूं, हाँ ध्यान से सुनिएगा। एक बात बताओ, एक बूंद पानी से प्यास बुझ सकती है क्या? नहीं। दो बूंद से नहीं, तीन बूंद से नहीं, पर एक गिलास पानी से बुझ सकती है। बहुत ज्यादा प्यास लगी होगी तो 2 गिलास 3 गिलास भी इच्छा हो सकती है, पर एक बूंद 2 बूंद से प्यास नहीं बुझ सकती। इंसान की, चींटियों की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे कीड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको एक बूंद बहुत ज्यादा हो जाएगी। हमारे लिए एक बूंद पानी से प्यास नहीं बुझेगी, पर बहुत सारे बूंद एक साथ में ले आए, एक गिलास भर गया तो बुझ जाएगी। मतलब प्यास बुझने के लिए एक बूंद पानी काफी नहीं है, बहुत सारे एक साथ में लोगे तो प्यास बुझाएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ऐसा ही है, एग्रीगेटेड प्रॉपर्टी है। मतलब मेरे पास हर बार किसी सॉल्यूशन में 2 हिस्से होते हैं, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, और सोल्यूट के जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज करेगा। इसका डेफिनेशन देखते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ओनली ऑन, क्या बोला, विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट। एक एग्जांपल देता हूं, आपको पता है प्योर वाटर होता है ना, प्योर वाटर, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, ये तो हमको बचपन से पता है। अगर मैं उसमें नमक ऐड कर दूंगा ना तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि नमक का खुद का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो नमक जब पानी के संपर्क में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, तो बोलेगा ना मैं उड़ूंगा, ना मैं वेपर बनाऊंगा, ना तेरे को बनाने दूंगा। तो पानी बोलेगा नहीं भाई मैं तो वेपर बना के रहूंगा। तो पानी को नमक बोलता है मैं भी देखता हूँ कैसे वेपर बनाता है। तो 100 डिग्री पे नहीं बनाने देगा, पकड़ के बैठा रहेगा नमक उस पानी को, नहीं नहीं जाओ देना, जाने नहीं दूंगा, नहीं जाने दूंगा। और फिर भी पानी 100 डिग्री के आगे कुछ टेम्परेचर के बाद उड़ जाएगा। मतलब क्या हुआ, उस नमक के आ जाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ठीक है। पर नमक के आने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है क्लियर, पर कितना बढ़ता है ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। अगर आप थोड़ा नमक लोगे, एक पिंच ऑफ सॉल्ट लोगे, एक चिमटी नमक लोगे, तो थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, 100 से 101 हो जाएगा। 10 ग्राम नमक लोगे तो 105 107 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब नमक के वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ये नॉर्मल है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, त्रिवार सत्य है। पर कितना बढ़ेगा ये नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूं? नेचर पे डिपेंड करता है, वो एक बार में बता दिया ना, बात खत्म। नेचर पे डिपेंड कर रहा है क्या, नमक डाल देने से पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, पर कितना बढ़ेगा ये नमक से डिपेंड नहीं करेगा, कितना नमक लिए उस पे डिपेंड करेगा। नेचर का बात बता के खत्म कर दिए। समझे क्या बोल रहा हूँ? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन एग्रीगेशन। एग्रीगेशन यानी जमा होना, समझे, ग्रुप बनाना। जितना ज्यादा ग्रुप होगा उतना ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होगा, उतना ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होते हुए दिखेगा। समझ गए? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन, क्या बोलेगा, डेफिनेशन क्या है, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन एंड नॉट ऑन देयर नेचर आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, बड़े ध्यान से सुनना, ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा शुरू हुआ है। अगर ये वाला समझ गया तो आगे के हिस्से समझेंगे, वरना फिर
ठन गोपाल, कंफ्यूजन में पड़े रहेंगे हम। पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर लोअरिंग। बच्चों ध्यान से सुनना, वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, वेपर प्रेशर का लोअरिंग होना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेपर प्रेशर इज जस्ट अ प्रॉपर्टी। पर वेपर प्रेशर कम होना ये नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे। समझ में आ रहा है क्या? बहुत सारे बच्चों को, मैंने बोला ना इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर नहीं समझा तो कंफ्यूजन होगा आगे जाके। बहुत सारे बच्चों को लगता है वेपर प्रेशर इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नो, what is colligative property? The lowering of vapor pressure is colligative property, second colligative property। बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना, जिसको आप एलिवेशन भी बोल सकते हो। समझ में आ रहा है? बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना, जिसको आप एलिवेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, मतलब boiling point is not a colligative property, the elevation of boiling point is a colligative property। The third colligative property is freezing point का डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन, वापस बता रहा हूं, वेपर प्रेशर इज जस्ट अ प्रॉपर्टी, वेपर प्रेशर इज नॉट colligative property। The lowering of vapor pressure is a colligative property, the elevation of boiling point is a colligative property, the depression of freezing point is a colligative property। पर चौथा सबसे अलग है, osmotic pressure is a colligative property। इधर हमने नहीं बोला इंक्रीज वगैरह, कुछ नहीं बोला। क्यों पता है? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होना ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूँ? वेपर प्रेशर लोअरिंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड ओनली ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब एलिवेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर या डिप्रेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर का बात नहीं चालू है, सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होना ही एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये सबसे मेन डिफरेंस है। इस पे एमसीक्यूज आ चुका है 3 बार ऑलरेडी। क्या एमसीक्यू आ चुका है पता है बच्चों? इसमें पूछा जा चुका है, क्वेश्चन क्या पूछते हैं, अमंग्स द फॉलोइंग विच इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और 4 ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन सुनिएगा, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। पहले नजर में मैक्सिमम बच्चे क्या सोचते हैं? पहले नजर में क्वेश्चन देखते हैं, अरे ये तो चारों भी कॉलिगेटिव, क्वेश्चन रॉन्ग है। नहीं, वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उनमें होने वाले चेंजेस आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, पर ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होना ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो ऑस्मोटिक प्रेशर आंसर ठीक करना है, लिख लो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज लिखूं क्या? चलो, बोला प्रॉपर्टीज और लिखा प्रॉपर्टी ना, प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन 2 प्रकार के होते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने डिस्कस किए। सॉल्यूशन 2 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो बिजली पास करने से टूट जाता है, डिसोशिएट होकर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बनाता है। उनका बात नहीं कर रहे हैं हम लोग इस चैप्टर में, हम उनका बात कर रहे हैं जो डिसोशिएट नहीं हो रहे हैं, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का बात चालू है। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस दिखाने लगती है, उसका बात 11th 12th और एंट्रेंस के लेवल पे नहीं सिखाया जाएगा, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट, ये था 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का नाम। उम्मीद करता हूँ आपने नाम समझ लिया है और उसका मीनिंग समझ लिया है। वेपर प्रेशर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट आपको मीनिंग मालूम है, आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर अभी तक डिस्कस नहीं किया, शायद आपने बायोलॉजी में पढ़ा हो या फिजिक्स में कहीं पे पढ़ा हो, पर इसको डिटेल में चारों को पढ़ेंगे, उसका टेंशन मत लेना। अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की पार्टी अभी अभी तो शुरू हुई है।
चलो आगे चलते हैं, वेपर प्रेशर के लोअरिंग का बात करते हैं। वेपर प्रेशर, अच्छा एक मस्त चीज बताता हूँ, मैं वेपर प्रेशर पढ़ाते हुए बॉइलिंग पॉइंट का बीच बीच में एग्जांपल लूंगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर कम हो रहा होगा। कैसे बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास एक सुंदर सा बीकर है, कल के लेक्चर में हमने देखा हुआ है वेपर प्रेशर क्या होता है, वापस से देख रहे हैं। एक बीकर है, उसमें हमने पानी भर दिया या कोई भी लिक्विड ले लिया और उसको लगा दिया ढक्कन। ढक्कन अलग अलग प्रकार का हो सकता है, मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको करना शुरू किया हीट, और मैंने आपको बोला था बर्नर का डायग्राम मेरे को आता नहीं है, बनाऊंगा तो आप हंसोगे, इसलिए नहीं बनाऊंगा। बीकर ले लिया, बीकर में भर दिया लिक्विड, लिक्विड को लगा दिया ढक्कन, अंदर की पूरी निकाल ली, हवा बाहर निकाल ली और हीट करना शुरू किया। और हीट करने से क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे वेपर आना शुरू होगा। एक बात सोच के देखिए, मेरे पास दो अलग अलग बीकर है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। ये सब आपको पता है कि ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे भीड़ बढ़ेगी, फिर 1 मिनट में 10 नए वेपर बन रहे हैं, 2 पुराने वेपर कंडेंस हो रहे हैं, फिर 10 बन रहे हैं, 8 कंडेंस हो रहे हैं, 10 बन रहे हैं, 10 कंडेंस हो रहे हैं। जब दोनों का स्पीड इक्वल हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम होगा। उस सिचुएशन पे यहाँ पे प्रेशर मेजर करोगे, उसको बोलोगे वेपर प्रेशर, ये आपको मालूम है, ठीक है। ये तो रिवीजन पार्ट था। अब आगे चलते हैं। अगर मेरे पास बाजू में और एक बीकर है, एक एक्स नाम का सब्सटेंस है, एक वाई नाम का सब्सटेंस है। मेरे पास एक्स नाम का जो सब्सटेंस है बीकर में, एक्स का बीकर अलग है, वाई का बीकर अलग है, ठीक है। एक्स वाले का बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेल्सियस और वाई वाले का बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस, और दोनों को एक साथ में बाजू बाजू में रखा। दोनों के बर्नर का फ्लेम का स्पीड जो है, आग का जो स्पीड है, जोत का जो स्पीड है, सेम रखा, ठीक है। सबसे पहले वेपर किसके बनेंगे, इसके, क्यों, क्योंकि वेपर प्रेशर कम है, ठीक है। इसके वेपर बनने तक इसके बहुत सारे बन चुके होंगे ना, सोच के देखो। ये 50 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, ये 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। ये बॉईल होने शुरू हुआ, शुरुआत में फटाफट हो गया, थोड़े टाइम बाद इसको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये 50 से 80 जाने को और टाइम लगेगा। दो अलग अलग बीकर है, एक्स वाले का बॉइलिंग पॉइंट 50 है, वाई वाले का 80 है। दोनों को एक साथ में शुरू किया स्टॉप वॉच लगा के। एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, ये वैल्यूज याद नहीं कीजिएगा। 3 मिनट के बाद में 50 डिग्री वाला बॉईल करने लगा। 80 वाला कब बॉईल करेगा, 3 मिनट से पहले ही करने लगा होगा क्या, नहीं। 3 मिनट पे करेगा क्या, नहीं। अगर दोनों का जोत सेम है, आग का स्ट्रेंथ सेम है, इंटेंसिटी ऑफ द फायर, अगर दोनों के बीकर को नीचे जो बर्नर लगाया उसका स्पीड सेम रखा है, इंटेंसिटी सेम है, तब का बात कर रहा हूं। 50 वाले को 3 मिनट में बॉईल होने लग गया, उसके वेपर बनने लग गए। 80 वाले को शायद 5 मिनट लगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये 3 मिनट में वेपर बनाने लगा जब से शुरू किया, टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड से शुरू किया, और इसको 5 मिनट लग गए। जब ये बॉईल होना शुरू होगा तब तक इसकी बहुत सारी भीड़ बढ़ चुकी होगी ना वहां पे, तब तक इसका वेपर प्रेशर, इक्विलिब्रियम वाला सिचुएशन, वेपर प्रेशर सब आ चुका होगा ना। अब बताओ दोनों में से वेपर प्रेशर ज्यादा किसका, बॉईल कौन पहले हुआ, ये, बॉईल कौन लास्ट में हुआ, ये। अब बताओ वेपर प्रेशर किसका ज्यादा, ऑफ कोर्स 50 वाले का ना, क्योंकि 5 मिनट बाद जब आप दोनों को कंपेयर करोगे, इसके तो मैक्सिमम वेपर हवा में ही होंगे ना, क्या बोलते हो। इसके तो अभी अभी शुरू हुए हैं, इसकी पार्टी तो एकदम जोश में आ गई है, इसकी तो अभी अभी शुरू हुई है। समझ रहे हैं क्या बोलना चाहता हूँ। 3 मिनट बाद इसको देखोगे तो ये बॉईल हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। दोनों का टेम्परेचर 50-50 चले गया होगा ना 3 मिनट में, अगर इक्वल आग दे रहे हो तो। और ये बॉईल होना शुरू हो गया है, और ये बॉईल होना शुरू नहीं हुआ क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है। 5 मिनट बाद ये बॉईल होना शुरू हुआ, तब इसको देखोगे तो ये तो एकदम दबा के बॉईल हो रहा होगा, इसका तो बहुत सारा वेपर हवा में होगा। मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। समझ गए क्या, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है ना, इसीलिए तो पहले वेपर बनाया, इसीलिए तो ज्यादा वेपर बनाएगा। 80 तक पहुंचने तक या 5 मिनट तक पहुंचने तक ज्यादा वेपर बनाएगा, और ज्यादा बनाएगा तो यहाँ भीड़ ज्यादा होगी, ज्यादा भीड़ होगी तो एक दूसरे को धक्का मुक्की ज्यादा करेंगे, वेपर का प्रेशर ज्यादा होगा। क्योंकि प्रेशर का क्या मतलब है, द फोर्स विथ विच गैस मॉलिक्यूल्स हिट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, उस फोर्स को बोलते हैं वेपर प्रेशर, वो बहुत ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात क्या बोलना चाहता हूं, पक्का। चले आगे, मतलब
बॉइलिंग पॉइंट, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, बीपी बॉइलिंग पॉइंट, वीपी वेपर प्रेशर, मोर द बॉइलिंग पॉइंट लेस इज द वेपर प्रेशर, है कि नहीं। इसका वेपर प्रेशर कम होगा ना 5 मिनट के बाद, देखोगे इसका तो जस्ट बॉईल हुआ है, ये तो बॉईल हो के नाच रहा मस्त मजे से, समझ में आ रहा है, एकदम डिस्को डांसर बन गया है। पक्का क्लियर है, आगे चलते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, वेपर प्रेशर का बात कर रहे थे ना, मैंने इसमें 1 ग्राम नमक डाल दिया, 1 ग्राम नमक डाला। नमक क्या है बच्चों, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। पानी क्या है, वोलेटाइल सॉल्वेंट। मैंने आपको बोला था ना, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, माँ अपने बच्चे के लिए तो बेस्ट होगी, कुछ भी कर देगी, भले ही दूसरे का बुरा करना पड़े पर अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। दूसरे किसी का गला भी काट सकती है, अगर अपने बच्चे की जान बचानी हो तो अपना भी गला काट सकती है, दूसरे के बात तो छोड़ दो, अपने बच्चे को बचाने के लिए, है ना। तो माता हमेशा सुमाता ही होगी, अच्छी ही होगी। पॉइंट क्या है, NaCl इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वाटर इज अ वोलेटाइल सॉल्वेंट। अभी जैसे मैंने, ये प्योर वाटर था, 100 डिग्री पे बॉईल हो रहा था, इसके कुछ वेपर्स आ रहे थे दबा के, वेपर प्रेशर होगा इसका, वेपर प्रेशर ले लिया, एक वैल्यू नोट डाउन कर लिया, समझो x, ठीक है। थोड़े टाइम बाद मैंने इसी सॉल्यूशन में, इसी प्योर वाटर में 1 ग्राम नमक डाल दिया, मिक्स कर दिया। क्या वो नमक प्लस वाटर का सॉल्यूशन 100 डिग्री पे बॉईल करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नमक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। नमक बोलेगा अगर मैं नहीं वेपर बना सकता तो तुझे भी नहीं बनाने दूंगा, रोक लेता है उस पानी को, और इसलिए पानी फटाक से वेपर नहीं बना पाता। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूँ? अब पॉइंट ये है, तो जब 1 ग्राम नमक आपने डाल दिया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। समझ गए क्या? पक्का? आर यू गेटिंग दिस? इसी को तो बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब जब x कब है, x इज द वेपर प्रेशर व्हेन P1 नॉट, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब प्योर वाटर मेरे पास जब होगा तब की बात है ये। समझ गए क्या क्या बोलना चाहता हूं? प्योर वाटर जब होगा तो वेपर प्रेशर x होगा, ठीक है। और जब मेरे पास Pt बन गया, मतलब व्हाट इज Pt? सॉल्यूशन का प्रेशर, मतलब इसमें पानी में प्योर वाटर नहीं बचा, उसमें नमक आ गया तो सॉल्यूशन बन गया, तब वेपर प्रेशर कितना होगा बच्चों? y। कौन ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स x ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि x इज प्योर वाटर एंड वाटर इज ऑलवेज अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, एवरी सॉल्वेंट इज अ वोलेटाइल सॉल्वेंट। उसमें मैंने ऐड किया क्या? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो बना Pt, मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और वो हमेशा कम होगा। मतलब इसको अपनी टेक्निकल भाषा में लिखेंगे, देखना ध्यान से। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से वेपर प्रेशर कम होता है, ये कहीं पे लिख लेना बच्चों। टेक्निकल भाषा में क्या लिखेंगे? P1 नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। Pt इज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर containing NaCl, ठीक है। P1 नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, Pt इज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कंटेनिंग NaCl। P1 नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन Pt। क्या बोला ऐसा ज्यादा? ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि NaCl क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हो? Pt इज लेस देन P1 नॉट। अब बड़े ध्यान से सुनना, ये पहले से था P1 नॉट प्योर वाटर, ये अभी बना है, इसको रब कर दो। ये पहले से था, ये अभी बना है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ टोटल प्रेशर इज लेस देन द इनिशियल प्रेशर? इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर का क्या बोलते हैं? लोअरिंग। पहले जो प्रेशर था उससे कम हो गया। समझ गए क्या? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर समझो 10 है, तो जैसे ही आप उसमें नमक डाल दोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, बन जाएगा 8। तो 8 इज लेस देन 10, बात खत्म। ये 10 है ना बच्चों प्योर सॉल्वेंट का, और ये 8 है ना, एक बार चेक कर लो, ये समझ में आया क्या पूरा? ये दोनों को वो दोनों से कंपेयर करो, समझ में आया क्या? देखिए
पक्का? तो आपको ये पता पड़ गया कि वेपर प्रेशर कम हो रहा है। अच्छा, हम इनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अब वो देखिए डिफरेंस कैसा निकालेंगे। सिंपल बात है यार, डिफरेंस को हम लोग सिंबल क्या देते हैं, डेल्टा पी ना, डेल्टा देते हैं ना, डेल्टा मतलब चेंज। यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, लोवरिंग हो रहा है, तो डेल्टा पी मतलब एक्चुअली होना चाहिए चेंज इन वेपर प्रेशर, पर यहाँ पे हमको पता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर कम ही होगा, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलूंगा, समझ गए क्या? डेल्टा पी का एक्चुअल अर्थ साइंस में क्या है, चेंज इन प्रेशर, बट हियर वी नो if I am adding a non volatile solute in a volatile solvent, the vapor pressure is ultimately going to get lowered only, so delta P is known as lowering of vapor pressure. Done? अब आगे चलते हैं, lowering of vapor pressure, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, जो बड़ी वैल्यू है वो पहले, छोटी वैल्यू बाद में, बताओ पहले कौन आएगा, ये कि ये, बड़ी वैल्यू कौन है, P1 नॉट, माइनस छोटी वैल्यू कौन है, P बोल सकते हो या PT भी बोल सकते हो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो समझ में आया है क्या बच्चों, समझ में आया है क्या बच्चों, देखो ओके आगे चलते हैं। अभी इसी चीज को ना, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ना, इसको राउल्ट्स लॉ के साथ कंबाइन करने का कोशिश करते हैं बच्चों। हेडिंग डालिए नोटबुक में, राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, ये है ना, ये गोल्डन फॉर्मूला है बच्चों इस चैप्टर का, डेल्टा पी इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P भी बोल सकते हो या फिर PT भी बोल सकते हो। आगे चलते हैं, रेस टू जीरो आ गया ना किसी भी चीज में, मतलब समझ जाओ प्योर का बात चालू है, मतलब समझ जाओ प्योर का बात चालू है। ठीक है, तो क्या आएगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है मतलब क्या बच्चों, पहले राउल्ट्स लॉ बेसिक क्या है, PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है, ये बेसिक है राउल्ट्स लॉ का। यहां पे क्या लिखूंगा, बट फॉर अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आप ऐसा शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिएगा वरना एग्जाम में मार्क्स भी शॉर्ट फॉर्म में मिलेंगे। बट फॉर अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट P2 इज इक्वल टू 0, यहां तक ठीक है। बट फॉर अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट P2 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, देयरफॉर PT इज इक्वल टू P1 एंड PT इज इक्वल टू P1 का फॉर्मूला क्या है, P1 नॉट इंटू x1। यहां तक ठीक है क्या, देखो समझाया क्या। उसके आगे क्या करेंगे, x1 के बदले मैंने क्या बोला था आपको, बाइनरी सॉल्यूशन है ना, ये ब्रैकेट में लिख रहा हूं, सिंस फॉर बाइनरी सॉल्यूशन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, ये यूज करके क्या बोलेगा, देयरफॉर x1 ही है ना इधर, तो x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, ये वैल्यू इधर पुट करेंगे, क्या मिलेगा बच्चों आपको, PT इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू 1 माइनस x2। देखो यहां तक समझा है क्या, क्या बोलना चाहता हूं मैं एग्जैक्टली, क्या किया है, by Raoult's law PT is equal to P1 plus P2, but for a non-volatile solute P2 is 0, सही है। Therefore PT is equal to P1, ये P2 तो उड़ गया ना, और P1 मतलब क्या होता है, P1 not into x1, since for a binary solution x1 plus x2 is 1, therefore, अच्छा ये नीचे का दिख नहीं रहा है क्या आपको, लिख देता हूँ, उनको ऊपर लिख देता हूँ, therefore x1 is, x1 ही क्यों ले रहे हैं, x2 क्यों नहीं ले रहे LHS पे, क्योंकि ये फॉर्मूला में देखो ना x1 ही है ना, तो 1 माइनस x2, और ये वैल्यू इधर पुटअप किया तो ऐसा मिलेगा। देखो यहां तक क्लियर हुआ क्या सभी लोग, यहां तक का स्टेप क्लियर हुआ क्या आपका। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये मैंने आपको पहले भी बोल दिया है कि P1 नॉट, नॉट मतलब प्योर, PT को आप P भी लिख सकते हो, PT मतलब टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा ये मल्टीप्लाई होगा इधर, P1 नॉट इंटू 1 P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2। ठीक है, अब क्या कॉमन लिया जा सकता है दोनों में, कॉमन तो नहीं लेंगे अभी, तो कॉमन वाला खोले ना,
क्या करेंगे, अदला बदली कर देंगे जगह की, ये इधर भेज दो, ये इधर भेज दो। ये वाला माइनस वाला इस साइड आएगा तो प्लस होगा, P1 नॉट x2 इज इक्वल टू, ये P1 नॉट तो एज इट इज रहा, ये PT इधर प्लस है, इस साइड आए तो माइनस हो जाएगा। और ये दोनों को देख के आपको क्या लग रहा है, ये दोनों चंगू मंगू है कौन, ये दोनों का डिफरेंस मतलब डेल्टा P हो रहा है क्या, मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो रहा है ना। अब मैं दोनों की जगह इधर उधर भेज रहा हूँ, बात एक ही है, डेल्टा P इज इक्वल टू, सिर्फ ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने हेडिंग क्या डाला है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो उसको LHS पे लेना होगा ना। क्लियर है क्या, देखिए समझे क्या, मतलब सारा खेल क्या है, ये x1 x2 वाले का इधर उधर घुमाने का खेल है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, ये हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का सेकेंड गोल्डन फॉर्मूला। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या था, पहला ये फॉर्मूला बच्चों, ये डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P या फिर PT। ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, बड़े ध्यान से फटाक से डिस्कस करेंगे। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आप लोग समझ गए हैं, अभी उसी से रिलेटेड एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं, इससे बनेगा हूं। ये क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है, अभी मैं डिस्कस करने थोड़ा जगह छोड़ रहा हूं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव शब्द का अर्थ क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है लाइव लेक्चर्स में। रिलेटिव यानी कंपेरेटिव, रिलेटिव यानी कंपेरेटिव, किसी भी चीज को, यहाँ पे पहले लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ये वाला फॉर्मूला है, डेल्टा P, अपने फॉर्मूला वाली लिस्ट में लिख लेना, P1 नॉट माइनस P, सिर्फ P लिखोगे चलेगा, PT लिखोगे तो भी चलेगा। और एक फॉर्मूला है ये वाला, ये एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है, डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट x2। ये दोनों फॉर्मूले किसके बच्चों, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के। ठीक है, अब रिलेटिव चीज करने के लिए क्या करते हैं, देखना ध्यान से, इसी फॉर्मूला को एक स्टेप एडिट करना है सिर्फ, डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x2, ये P1 नॉट उस साइड भेज दो, इधर ये P1 नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर क्या होगा, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू x2। इसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। रिलेटिव क्यों, क्योंकि डेल्टा P तो लोअरिंग है ही है, पर रिलेटिव क्यों, क्योंकि लोअरिंग में ये इनिशियल पॉइंट है ना, ये समझ में आ रहा है, अपॉन P1 नॉट करोगे हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फटाक से दो फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट मार लो, और ये आपके नेक्स्ट लेक्चर में काम आने वाला है, ये आपके वो फॉर्मूले की लिस्ट में भी डाल देना। थैंक यू सो मच, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, बाय, मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में।